बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। दुआ और उम्मीद यही है कि आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से हैं, अल्लाह ताला की रहमत और सुकून के साए तले हैं। अभी मैंने कुछ ही देर पहले एक बहुत ही प्यारी बात पढ़ी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि वो मेरे दिल को छू गई। और वो ये थी कि जो शहर होते हैं वो इमारतों से नहीं बसते हैं, बल्कि वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी कहानियों से बसते हैं, और जो वो रोज़ ज़िंदगी गुजारते हैं ये कहानियाँ उनसे बनती हैं। पानी जितना मर्ज़ी भी गहरा हो जाए लेकिन ये कहानियाँ नहीं डूब सकती हैं। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम इस आज शो का आगाज़ करेंगे। और एक अच्छी खबर ये है कि लाहौर जो है उसको बताया जा रहा है कि वो ख़तरे से अब बाहर है, और दुआ जो मुतासरीन हैं उनके लिए हमारी ये है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अभी क्या सूरत हाल है मौसम की और सैलाब की शहर में गिरदोनवा में, इस हवाले से हमें अपडेट करें। हमारे साथ हसन अली हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ। अगर बात कीजिए पानी के बहाव में की तो पानी का जो बहाव है उसमें मुसलसल कमी जो है वो आ रही है। और इस वक्त अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे दरिया रावी शाहदरा के मुकाम से जो है वो 1,29,000 क्यूसेक का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है, जबकि जस्टर के मुकाम की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तकरीबन 78,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। इसी तरह से ये पानी जो है ये इस वक्त जो मुल्हिका आबादियों में जो कि दरिया रावी का बिखरा हुआ पानी दाखिल हुआ था वहाँ पर भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सैलाब का पानी वहाँ से निकल रहा है, वहाँ भी कमी आती जा रही है। जिसमें अगर बात की जाए तो लाहौर शहर के या शाहदरा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं या बंद रोड के इलाके हैं जिनमें शफीकाबाद, फ़र्खाबाद, चून, मोलनवाल और जो दीगर सोसाइटियाँ हैं जहाँ पे दरिया रावी का बिखरा हुआ पानी जो है वो दाखिल हुआ था, वहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। और ये पानी जो है ये अब हेड बलों की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, जहाँ पे पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इस वक्त अगर हेड बलों की बात की जाए तो वहाँ पे पानी जो है पानी का बहाव जो है वो 2,11,000 क्यूसेक तक जा पहुँचा है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताहम बारिशें इस वक्त जो है वो बारिश हल्की हल्की जो है वो यहाँ पर हो रही है। और बताया ये जा रहा है कि अगर मज़ीद बारिशें हुई, जैसे कि एक पेशीन गोई की गई थी कि 29 तारीख से लेके और 3 सितंबर तक शदीद बारिशें होंगी। अगर बारिशों का सिलसिला जारी रहा और भारतीय पंजाब में ख़ास तौर पे अगर ज़्यादा बारिशें हुई तो एक मरतबा फिर से जो पानी की सतह है वो बुलंद हो सकती है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो इस वक्त जो पानी का बहाव है उसमें मुसलसल कमी आ रही है, मुसलसल कमी आ रही है। बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ है और ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल इस हवाले से अपडेट करे थे। लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। इसके साथ हमारे साथ हमारा पैनल है हस्ब रिवायत और हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इस पैनल में मौजूद हैं। कैसर खोखर एंड अली रामी। अस्सलाम वालेकुम। कैसर खोखर साहब, जैसा कि हसन अली ने हमें अपडेट किया है कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो गई है पहले से, और जो ख़तरा था लाहौर के ऊपर बना हुआ वो थोड़ा टल गया है, पानी की सतह थोड़ी कम होना शुरू होगी। लेकिन एक और स्पेल आ रहा है, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं ये जो सूरत हाल बनी है? क्या ये दुश्मन मुल्क को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे कि उन्होंने जी हम पे पानी छोड़ दिया, या क्लाइमेट चेंजेस है, या फिर ये हमारी अपनी नाकिस कारकर्दगी है? जी ये एक कुदरती आफात थी, इसमें मैं कहूँगा कि किसी का कोई कसूर नहीं है। और इस हवाले से जो DGPDM है ना, उन्होंने दावा किया है कि सैलाबी सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। ये आज का यह सिटी फटू अखबार है, इसमें उनकी स्टेटमेंट छपी हुई है और शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वक्त जस्टर के मुकाम पर जो है बहाव 99,820 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। ये क्यूसेक और दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल कमी आ रही है, ये दावा किया है DGPDM ने। जबकि लाहौर में जो है वो शफीकाबाद, फ़र्खाबाद, अजीज़ कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी, सैफ टाउन में 7 फुट पानी जमा है, ये रिपोर्ट हुआ है जी। जबकि चौक के मुख्तलिफ इलाके कैसर खोखर साहब के ये तो हम अप्रिशिएट करेंगे इंतजामिया को, कोई नुकसान जो हो सकता था मिनिमाइज करने की मैक्सिमम कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, इस बारे से काफ़ी हद तक हमारे लार्ज फोर्स के इदारे जो है, पुलिस ने बड़ा काम किया है, रेस्क्यू ने बड़ा काम किया है, फौज ने बड़ा काम किया है और ज़िली इंतजामिया ने भी बिलाशुबा काम किया है। देर रात मैंने देखता था कि ज़िली इंतजामिया के लोग जो है वहाँ पहुँचे थे दरिया रावी पर और वहाँ की आबादियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे थे और पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए जो हिफाजती इक़दाम है वो भी कर रहे थे। महकमा आपशी ने भी इस पर काफ़ी काम किया है, मैं सारे इदारों ने मिलकर काम किया और ये टीम वर्क है, इसमें सब ने काम किया जी। बिल्कुल काम किया। और फौज की जो कारकर्दगी, जैसा कि हमेशा हमारे ऊपर खुदा ना खासा कोई आफत आन पड़ती है तो हम सबसे पहले मरियम रिदा, सबसे बड़ी बात है कि मरियम नवाज शरीफ ने भी काम किया है। वो खुद गई है वहाँ पर और कश्ती में बैठकर उन्होंने तस्वीर भी बनवाई है और कश्ती में बैठकर उन्होंने पानी का जो जायजा लिया वहाँ पर
और वो खुद वहाँ पर दरिया रावी तमाम वुज़रा हैं जो कि वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने दौरे किए हैं, तमाम तरह के सूबाई वुज़रा की ड्यूटियाँ लगाई हैं कि हर जिले में सूबाई वजीर को एक भेजा गया, जहाँ जहाँ सलाम की सूरत थी वो सूबाई वजीर ने वहाँ जाकर जिली इंतजामिया के साथ कोऑपरेट किया, कोऑर्डिनेशन किया और पानी का लोगों को रेस्क्यू किया और जो अदारे हैं उनको एक्टिवेट किया है वहाँ पर और उनकी निगरानी किया। सूबाई वजीर ये सारे मरियम नवाज ने भेजे थे और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो अजाला है जितना नुकसान हुआ लोगों का वो पूरा करेंगी। अलीरा, मैं आपसे रिमार्क्स जानना चाहूँगी। उन्होंने कैसे कोकर साहब ने तो कहा है कि ये एक आसमानी आफत थी और ये कुदरत की तरफ से हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया की जो या तो हमारी प्लानिंग है गवर्नमेंट की जो कि प्री प्लान होना चाहिए था, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जो प्री प्लानिंग होनी चाहिए थी, अर्बन प्लानिंग जो कि ज़रूरी होती है किसी भी शहर के अंदर, क्या वो हमारी कंप्लीट थी? क्या हम उस हवाले से रेडी थे? देखिए, इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब को 23 जुलाई को बाकायदा एक ब्रीफिंग दे दी गई थी इस फ्लड के हवाले से। महकमा आपाशी पंजाब ने बाकायदा उनको आगाह किया कि इंडिया के अंदर हालिया होने वाली बारिशों से उनके जो डैम हैं वो 60 से 80% तक फिल होना शुरू हो गए हैं। सही। मुकम्मल एक मुकम्मल ब्रीफिंग उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब के सामने रखी, हुकूमत पंजाब को आगाह किया कि ये सिचुएशन बन रही है और इस सिचुएशन में हमें तैयार रहना चाहिए। और उस सिचुएशन के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हदायत भी दी। पीडीएम में मैं क्योंकि पीडीएम की बीट करता हूँ, पीडीएम में रोज़ाना की बुनियाद पर हमें अपडेट्स भेज रहा था कि इंडिया के अंदर पानी की सूरत हाल क्या है, अगर वो डैम्स पर अपने उसके स्पेल खोल देते हैं तो फिर उसके बाद हमें कैसे उसको कवर करना होगा। तो इंतज़ामिया अलर्ट थी। अगर कोई, आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं था। गवर्नमेंट को सब मालूम था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि पानी इतनी तेज़ी से आएगा और 10-15 लाख क्यूसिक का पानी आएगा। 10-15 लाख क्यूसिक से मुराद तो सिर्फ एक दरिया नहीं है। मालूम नहीं था, इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं क्या वो मुकम्मल फॉल नहीं है हमारे कंट्री में? क्रॉस बॉर्डर जो कम्युनिकेशन होती है ना, उसमें गैप आया। ये क्योंकि बारहा डीजी पीडीएम ने भी कहा कि क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से हमें आगाह नहीं किया गया। अगर आगाह कर देते तो हम तैयार थे। अगर आप तैयार भी हैं रिदा, जब 10-15 लाख क्यूसेक का पानी आपके दरियाओं में आएगा आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। और जहाँ ये कुदरती है, अब लोग कह रहे हैं कि ये आबी जहारियत है, मैं तो इसको भारत की आबी जहारियत तो मैं तो कहूँगा ही नहीं भाई। उनके पास उन्होंने एक डैम अगर बना के पानी को रोकना था, वो पानी का फ्लो उनके डैम्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को भी सेव करना है। स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो डाउन स्ट्रीम तो होगी। और डाउन स्ट्रीम के बाद तो हमारे ऊपर हमने कैसे कंट्रोल करना है? हमने हमारे पेशगी उस हवाले से इंतजाम कंप्लीट नहीं थे। हमारे जो डैम्स थे जो कि हमारे होने चाहिए, हमारे पास पंजाब के वसाइल तो पूरे हैं, क्या कहेंगे आप? वसाइल की कमी है या फिर ये नाकिस प्लानिंग की कमी है? 3 दरियाओं में डैम तो हमारे पास है नहीं है, सिंपल सी बात है। अब ये बारहा हर बंदा फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज निकाल रहा है कि डैम इकट्ठे किए जाते हैं। डैम के लिए हम डैम कहाँ पे बनाए, मुझे ये तो बता दें। डैम्स के लिए फंड जो कि पूरे मुल्क देता है, अभी आपको पता है डैम्स के लिए जो फंड लिए गए वो डैम यहाँ पे थोड़ी ना, वो तो किसी और इलाके में डैम बन रहे हैं। वो ठीक है आपकी बात कि वो मुहिम एक शुरू की गई थी, कहाँ जाते हैं वो मुहिम एक शुरू की गई थी, उसका ऑडिट होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर यही तो अलमिया है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि हम पंजाब के पानी को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर ये पानी आता, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। अब जब अचानक से पानी इतना आ चुका है तो आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे। हाँ, इनको ये चाहिए था कि जो दरिया रावी है, चनाब है या सतलुज है, उसके जो फ्लड एरियाज़ के अंदर लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने तामीरात कर रखी हैं, ये तजावुज़ात करके बैठे हुए हैं, उनको हटाना चाहिए था। उस पर गवर्नमेंट वाज़िया भी थी, गवर्नमेंट ने बाकायदा अनाउंस भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब लोग जो है वो नहीं निकलते। सिंपल सी बात, अगर आप एक घर पे बैठे हो, आपको कहा जाए फौरी आके भाई घर लेकिन खाली निकलने से कर पहले ये नौबत ही क्यों आए कि वहाँ पर दोबारा आबादियाँ बसने ही क्यों दी जाती हैं? अब इसका ये एक अलग सवाल है कि हमारी पॉलिसी में कहाँ गैप आया कि आप लोगों ने उनको घर बनाने दिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों को आगाही जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जो लोग हैं, आवाम है, उनको चाहिए कि जो अदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें, कोऑपरेट करें। अगर इंतजामिया आकर कहती है कि यह बस्ती खाली कर दें तो बस्ती खाली कर दें। वो इंतजामिया इसलिए नहीं कहती
कि उनके साथ रंजिश होती ऐसा ही है, है। वो इसलिए कहती है कि उनकी बेहतरी होती है, वो बेहतरी के लिए आकर खाली कराते हैं। अगर फौज, पुलिस या रेस्क्यू इदारे या ज़िली इंतज़ामिया अगर बस्तियाँ खाली कराती है तो खाली फौरी तौर पर करनी चाहिए, और ताकि नुकसान कम से कम हो और सिविल आबादी जो है उसको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा सके, ताकि जो मुंतकिल करने की नौबत ही ना आए। अगर यहाँ पे जैसे कि दरिया के किनारे जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ जो कि बनी हुई हैं, जहाँ पे पानी दरिया ने क्योंकि अपनी जगह वापस लेनी है, दरिया ने अपनी जगह वापस ली है, तो वहाँ पे ऐसी आबादियाँ कायम क्यों होने दी गई? तो इसको आप अर्बन प्लानिंग की सबसे ज़्यादा नाक़िस हमारे यहाँ सबसे बड़ी खामी है, खामियां सबसे हैं, बड़ी खामी इसमें है, खामियां हैं, अर्बन प्लानिंग की खामियां हैं कि वो सोसाइटियाँ क्यों बनी, लोगों ने कच्ची वादियाँ क्यों बनाई, वो दरियाओं के इलाके में दरिया के अंदर जाकर लोगों ने अपनी तजावजात बना ली, वहाँ मकान बना लिए, वहाँ लोगों ने अपनी फसलें बोली, दरिया के इलाके में जाकर वो लोगों ने ये गलत किया। ये हुकूमत को चाहिए था कि रोकना चाहिए था, लेकिन अब किया जाएगा। अली रामी, आपके रिमार्क्स मैं इसी पे लूंगी। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया। गैर कानूनी सोसाइटी मालिकान के खिलाफ अब कार्रवाई का फैसला किया गया है, पहले होश क्यों नहीं आया, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले बात हो रही थी गैर कानूनी सोसाइटीज़ के हवाले से, जो सूरत हाल पैदा हुई है, सोसाइटीज़ में पानी गया है और कितना लोगों का नुकसान हुआ है। अगर पहले ही ये सोसाइटीज़ ना बनने दी जाती तो यकीनन शहरियों का ये नुकसान बच जाता। अली रामी, इस हवाले से हमें रिमार्क्स दे रहे थे, ये खबर भी है जी, प्लॉटों की जालसाजी के हवाले से गैर कानूनी सोसाइटी मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अब फैसला किया गया। अली रामी, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो हम दरिया रावी की बात कर रहे हैं कि दरिया रावी के आड़ के आस-पास जो अभी गुजर गया है वहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है और उनको इजाज़त किसने दी। मैंने एक कर्टसी कॉल करके आपाशी डिपार्टमेंट से मैंने पूछा कि मैंने कहा क्या आपने इनको एनओसी दिया हुआ है? उन्होंने कहा जी हमने किसी को एनओसी नहीं दिया। जो दरिया रावी के पार्ट के अंदर हैं, जो एक फ्लड जो प्लेन होता है उसके अंदर जो भी रह रहा हम उसको एनओसी कभी नहीं देते। मैंने कहा फिर एनओसी दिया किसी ने? कहा 2015 में एक प्लान बन गया था, उस प्लान के बाद ये इख्तियारात हमारे पास है ही नहीं है। ये इख्तियारात जो हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ देखती हैं, डीसीज़ देखते हैं। अब आपके पास रावी रूडा है, रावी रूडा भी इसको हर चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है, वो भी मॉनिटर कर रही होती है। तो लिहाजा अब उनके बेसिकली मेन जो पार्ट है ये उनका इरिगेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, इज़ द लिस्ट डिसाइड ये कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो कि गैर कानूनी, ये अवाम के लिए ट्रांसपेरेंट रखा गया है? सबकी डिटेल है उनके पास। अब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने कह दिया, वज़ीर इत्तलात ने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, सब ने अनाउंस कर दिया कि दे आर गोना टेक एक्शन अगेंस्ट देम। लेट्स सी। अब मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, ठीक है, कि वहाँ पे जो एक फ्लड प्लान है उन्होंने सब वो एरिया डिफाइन किया हुआ है दरिया रावी का कि ये एरिया जो है ये फ्लड का है, इसके अंदर आप सोसाइटीज़ नहीं बना सकते। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी सोसाइटियाँ बन चुकी हैं वहाँ पे। भाई ये तो ये कैसे बन गई? गवर्नमेंट ने इजाजत दी ना। एनओसी किसने दी है, किसने इजाजत दी? आपको लगता है ये कार्रवाई कैसे होकर, आप क्या कहेंगे कि वाकई में होगी कोई कार्रवाई कि ये बस कहानी है? जी, कार्रवाई क्या होनी है, बड़े बड़े मगरमच्छों की सोसाइटियाँ हैं तो कार्रवाई क्या होनी है। वहाँ सबसे बड़ी सोसाइटियाँ बनी हुई है, जैसे पार्क की सोसाइटी है, दूसरी सोसाइटियाँ बनी हुई है, तो वो उनको रोकेगा कौन? और इस वाले से जो ताकतवर माफिया है वो दरम्यान में आ जाएगा। फिर जो सियासी तौर पर जो सिफारिशें आ जाएगी, जो उनकी जो उन्होंने इजाज़त की हुई है, और MNA MP दरम्यान में आ जाएगा कि इनको कुछ ना कहा जाए, तो वो कुछ भी नहीं होगा। फिर दोबारा इसी तरह दोबारा जब दरिया का पानी उतरेगा दोबारा फिर वो अपना तजावजात बना लेंगे। इस बार कुछ भी नहीं होना जी। पहले भी क्या होता रहा है जी इस मुल्क में। आपने सोसाइटीज़ के साथ साथ वहाँ पे ऐसी आबादियाँ भी हैं जिनके नाम भी नहीं है इनके पास, ठीक है। वहाँ पे 3-3, 4-4 लोग अपने छोटे छोटे घर बना के बैठे हुए हैं। अब ह्यूमन राइट्स के तहत वो इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं, अब उनको निकाल नहीं सकते। हाँ, उनको मुतबादल आप हल ज़रूर दें। एक्शन मुझे नहीं लगता, मैं खोकर साहब की बात से टोटली एग्री करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये एक्शन लेंगे। अब दूसरी दावों में बड़े मगरमच्छों की तो अली में बात हो रही है, लेकिन जो शहरी हैं जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टीज ली हुई हैं उनके नुकसान का ज़ाला किया जाएगा कि नहीं? वो कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक साहब हैं, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि वो ऐसी किसी को भी वो मुआवजा नहीं देंगे जहाँ पे आबी गुज़रगाहों पे तामीरात की होंगी। लेकिन मैंने फिर पर्सनली एक दो दोस्तों से, गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछा था, मैंने कहा अगर किसी सोसाइटी ने हुकूमत पंजाब से NOC लेकर वहाँ पे सोसाइटी बनाई है, वहाँ पे बिजली पहुँची है, वो बिजली के उन्होंने चार्जेस दिए हैं, वहाँ पे गैस पहुँची है और गैस के चार्जेस दिए हैं, अगर किसी ने किसी आदमी से, किसी शहरी से या रिदा से या खोकर साहब से या मेरे से वो प्लाट लेने के लिए मुझसे गवर्नमेंट की फ़ीस वसूल की गई है, तो भाई
आप डिफेक्टो में आपको मुझे मुआवजा देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। आपने किसी भी सोसाइटी से अगर पैसे चार्जेस वसूल कर रही है ना, सरकारी सतह पे फीस या टैक्स वसूल कर रही है, तो आप पाबंद हैं, क्योंकि आपने उसको इजाजत दे दी है गवर्नमेंट के तौर पर। अगर आपने इजाजत नहीं दी तो फिर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते, आप उसको गैस सप्लाई नहीं कर सकते, और वहाँ पे दीगर टैक्सेस के मद में आप जो चार्जेस वसूल करते वो नहीं कर सकते। तो आप ये डिफेक्टो होने के नाते आपको ये मुआवजा देना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आप कभी नहीं कह सकते। लेकिन पाबंदी नहीं लगाई, घर खत्म करने के मेरा ख्याल है कि सोसाइटीज अब तो बन चुकी हैं, लोगों ने घर बना लिए। आप अपने जो एम्बैंकमेंट है, जो किनारे हैं दरिया के, आप उसको तो मजबूत कर सकते हैं। मैं रूडा का चेक कर रहा था, रावी रूडा का, उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पत्थर लगा के, है वो कि वहां पे वो कोई पत्थर लगा के उन्होंने सब कुछ कवर किया हुआ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो अभी भी वो कह रहे हैं कि वो एरिया लाइक 50 फीट ऊपर है, कि वहां पे कोई खतरा नहीं है, इंतजामात किए ना, पूरे आप इस तरह की प्लानिंग क्यों नहीं करते? आपने अगर अपाशी डिपार्टमेंट ने 2 अरब रुपए की डिमांड की थी जब ये इन्होंने तैयारी की थी कि जनाब इंडिया से ये सिचुएशन है तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आप इस तरह की प्लानिंग जो है वो पहले से शुरू करके आप इन किनारों को तो मजबूत बनाएं। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है, हमारे जो पॉलिसी साज है, हमारे जो पॉलिटिशियन है, वो ये कहते हैं कि ऐसे मंसूबों पर काम किया जाए जो दिखावे में खूबसूरत लगें। अब ये अपाशी वो डिपार्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट का कोई डिस्प्ले नहीं है, वो डिस्प्ले नहीं कर सकते, वो लोगों को शो ऑफ नहीं कर सकते कि हमने क्या काम किया है। वो इसलिए इन एरियाज़ के ऊपर वो फोकस नहीं करते। उन्होंने फोकस करना है कि एक सड़क बनाओ, ब्रिज बनाओ जो लोगों को दिखे। आप ट्रैम बना लो, ऑरेंज ट्रेन बना लो, लोगों को दिखे कि जनाब ये किसने बनाई है। आप ये जो डिस्प्ले वाले प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनसे हटकर ऐसे मंसूबों पर काम करें जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो, हमारे ज़राई निज़ाम के लिए बेहतर हो। और जो वहाँ पे आसपास के किनारे में जो लोग अब बस चुके हैं, आप उसको नहीं निकाल सकते। रिदा सॉरी, वहाँ पे पता नहीं कितनी सोसाइटीज बन चुकी हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं। अब हजारों की तादाद में लोगों को आप निकाल सकेंगे? आप नहीं निकाल सकते, आप नहीं निकाल सकते। तगीरात पाकिस्तान एक्ट के तहत उनका हक है यहाँ पे रहना, आप नहीं निकाल सकते उनको। क्या आपके पास मुतबादल हल है उनको निकालने के लिए? लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए और फ्यूचर की तरफ देखा जाए। चलो पीछे जो हो गया उसको खत्म करें। अब ऐसा के लिए ये बात गलत है, पीछे जो हो गया सो हो गया। हमारे यहाँ सदियों से खोकर साहब यही होता है। 1988 का सैलाब आया, उसके बाद इन्होंने कोई प्लानिंग की है? कोई प्लानिंग नहीं की इन्होंने। 2023 में ये कोई प्लानिंग नहीं की इन्होंने। ये प्लानिंग हमारे यहाँ माजरत के साथ हमारे यहाँ प्लानिंग उस वक्त होती है जब बारिशें सर पे आ जाती हैं, पानी सर पे आ जाता है, फिर हम प्लानिंग शुरू लो जी डैम बना दो, ये बना दो, ये बना दो। भाई डैम हल नहीं है। माजरत के साथ मैं कोई महकमा अपाशी के कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं हूँ, ना मैं अभी अमूर का माहिर हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमें स्मार्ट वे में जाना पड़ेगा। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी को कंट्रोल करें, इसको सेव करें। हमें क्लाइमेट के हवाले से भी सोचना पड़ेगा, अर्बन प्लानिंग के हवाले से भी सोचना पड़ेगा कि जो फ्लड का एरिया प्लान एरिया है वहाँ पे हमें हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए हमें। अब जो बनेगी अब उसको रिमूव करेंगे तो लोग एहतजाज करेंगे। और सालों साल ये लोगों ने करोड़ों रुपए लगा के वहां पे घर बना दिए। सारी जिंदगी की जमा पूंजी होती है, जमा पूंजी है। लोगों के घरों में जाके देखे तो सही, सोसाइटी गैर कानूनी है। एग्जैक्टली इसकी इजाजत किसने दी? पहले तो सबसे पहले एहतसाब उनका हो, अकाउंटेबिलिटी उनका होना चाहिए। सारी सोसाइटियां कैसे कोई साथ जिनकी बात हो रही है कि जो 100 सैकड़ों की तादाद में बनी हुई है जो कि गैर कानूनी है, तो बाद में पता चलता है लोगों को पता ही नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे। ज्यादा ऐसी सोसाइटीज हैं। अब बाकी जो है वो छोटे छोटे एरियाज कॉलोनीज हैं, वो कॉलोनी को बगैर प्लानिंग के बन जाती हैं। सोसाइटीज बकायदा वहाँ पे लोगों से पैसे प्लानिंग के साथ पैसे। अभी हमारे को कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ लाइट नहीं है। मसले का हल क्या है? असल इस मसले का हल सोचना चाहिए ना हुकूमत को। अब हल भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब बजाय इसके कि इंतकामी कार्रवाई की जाए, आगे क्या स्ट्रेटजी होगी? लोगों को तंग मजीद किया जाए, लोगों के घर गिराए जाए, वहाँ पर इस मसले का हल निकाला जाए। और ताकि लोगों की जो जमा पूंजी, जैसे कि आपने कहा जिंदगी की जमा पूंजी है, वो जमा पूंजी भी उनकी बच जाए और हुकूमत का मसला भी हल हो जाए और तजावजात का भी खात्मा हो जाए। हल के लिए सबसे पहले खोकर साहब किसी ऐसे एडवाइजर को अपने पास ना रखें जो इस अमूर को जानता ही ना हो। सिंपल सी बात है। आप उठाएं किसी प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी में, आप उठाएं अपाशी के एक्सपर्ट्स लोगों को, आप उनसे प्लानिंग ले। अब वो आपको बताएंगे कि जनाब आप क्या कर सकते हैं। आप उठा लेते हैं, पता नहीं कहां से ये एडवाइजर अपने उठा लेते हैं, वो साथ बैठे हैं तो इनको पता ही नहीं होता कि अर्बन प्लानिंग है क्या। अर्बन प्लानिंग है क्या? अपाशी को पानी को आपने कैसे काबू करना है, पानी को कैसे आप कंट्रोल करके स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप उठाएं इरिगेशन की इंजीनियरिंग अकेडमी है, वहां से किसी प्रोफेसर को उठाएं, किसी इंजीनियर को उठाएं जो टेक्निकल आदमी हो, जो जानता हो, जो समझता हो। उनको तो आप बुलाते नहीं है। मशीर आपने बस जो 4 जमातें पढ़ी हैं जनाब, उसकी अच्छी खूबसूरत लगते हैं तो बस ठीक है मशीर बना दिया। ये हमारे यहाँ क्राइटेरिया है।
तो हम प्लानिंग क्या खाक करेंगे? कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई एक्सपर्टीज कोई नहीं एक्सपीरियंस नहीं है। रिदा सिंपल सी बात है, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। चाइना मैंने 1.5 साल में गुजार चुका हूँ, मैंने वहाँ की प्लानिंग देखी है। वहाँ के 3 दरियाओं मैंने ऐसे देखे हैं, एक सिचुआन प्रोविंस में और एक उनका बहुत बड़ा ड्रैगन जो है ना डैम है। क्या प्लानिंग उन्होंने की? उनकी प्लानिंग में पता कौन है? प्रोफेसर्स। बिल्कुल प्रोफेसर जो बिल्कुल गहराई को जानते हैं, वो चीजों को समझते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज उनकी चाइना के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को अपने साथ लेके चलते हैं। हमारा वो प्लानिंग किसी कंसल्टेंसी प्राइवेट कंपनी से नहीं कराते, वो प्रोफेसर से रब्ता करते हैं कि हमारा ये प्लान है, हमें इस पर अपनी रिसर्च करके दें, हम इसको कैसे मजबूत करें। उनके हर प्लान के पीछे उनका प्रोफेसर, उनका रिसर्चर मौजूद है। हमारे हर प्लान के पीछे ब्यूरोक्रेट मौजूद है। ब्यूरोक्रेट की क्या हैसियत है? वो क्या प्लानिंग बनाएगा किसी चीज की? अब सेक्रेटरी इरिगेशन जो है वो एक ब्यूरोक्रेट है, वो वज़ीर आला को सलाह पर ब्रीफिंग दे रहा है। ये भी तो एक अलमिया है जहाँ टेक्निकल लोग, चीफ इंजीनियर उनका जो है वो बेचारा पीछे बैठा है, उसको पूछ ही रहा है। चीफ इंजीनियर इरिगेशन जो एक्सपर्ट है उससे आप राय नहीं लेते। चीफ इंजीनियर इरिगेशन जो बाहर है उससे राय नहीं ली जाती, उसको ब्रीफिंग के लिए इन्वाइट नहीं किया जाता, उसको पूछा नहीं जाता कि ये क्या करना है। अब जो सेक्रेटरी CNW है वो उस हवाले से वो इस तरह नॉन टेक्निकल लोग जो है वो आकर वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हैं। ये भी एक मसला बना हुआ है। बात यही है कि कुदरती आफात तो में आती रहेंगी, ये एयरली फिनोमिना है, ये होता रहेगा, लेकिन आइंदा से हमें इस पे फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है, स्ट्रेटजीज क्या बनानी है, ये एक इंतहा की इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, इस पे सोचने की ज़रूरत है बैठ के, और उन लोगों को आगे लेकर आने की ज़रूरत है जो कि एक्चुअल में प्लानिंग कर सकते हैं, और ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इसको कम करने की ज़रूरत है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो बात हो रही है सैलाब के हवाले से, जिसे सारे इस वक्त मुतासर नज़र आ रहे हैं, और मुतासरा इलाकों में सेहत मराकज़ ने ठेकेदार जो डॉक्टर्स हैं वो गायब नज़र आए। ये इतनी तशवीशनाक सूरत हाल, और जी ये आज की खबर है कि मुतासर इलाकों में जहाँ पे भी सेहत मराकज़ थे वहाँ पे डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं थे। बाकी इंतजाम को तो हम साइड पर कर देते हैं। कैसे खोकर क्या कहेंगे इस हवाले से? अब ये इसका जिम्मेदार जो है वो किसको ठहराएंगे? इसका जिम्मेदार जो है महकमा हेल्थ है, महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के तहत ही आते हैं, और महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के जो सेक्रेटरी हैं या दूसरे अफसरान बाला है उनकी ये जिम्मेदारी थी कि बुनियादी मरकज़ सेहत जो है या रूरल हेल्थ सेंटर है उनको एक्टिवेट करते और सैलाब के इलाके वाले से उनको खदमात अंजाम देने के लिए डॉक्टरों की ड्यूटियाँ लगाते और उनको बाकायदा तौर पर अरेंज करते। और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो खुद फ्लड के लिए रोज़ाना निकले हुए हैं, उनके अपने महकमे का ये हाल है, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के महकमे का, कि देखिए वो उनके डॉक्टरों की ड्यूटियाँ नहीं लगी और ठेकेदार डॉक्टर जो है वो ड्यूटियों से गायब है। और इस वाले से जहां चौधरी साहब ने ये बड़ी अच्छी खबर दिया और बड़ा अच्छा पॉइंट आउट उन्होंने किया कि डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पर, और बुनियादी मरकज़ सेहत डॉक्टर्स नहीं है तो क्या साजो सामान वगैरह होगा वहाँ पे? दवाइयाँ इसी तरह अगर डॉक्टर नहीं है तो इसका मतलब है दवाइयाँ भी नहीं होगी, अमला भी नहीं होगा, और जो डिस्पेंसर है या दूसरा जो अमला है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी नहीं होगा, जिसकी वजह से जो रूरल हेल्थ सेंटर या बुनियादी मरकज़ सेहत है वहाँ पर लोगों को तिब्बी सहूलतें फ्लड के इलाकों में नहीं दी जा रही। और इस वाले से होना तो ये चाहिए था कि जिस जगह फ्लड आता है वहाँ पर ये कैंप किए जाते हैं, कैंप किए जाते हैं एक्स्ट्रा, और जो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे डॉक्टर्स का अमला है वहाँ पर लाकर वहाँ बिठाया जाता, वहाँ पर वो ड्यूटियाँ देते और उनको फांसी वैक्सीनेशन करते, उनको फांसी अद्वियात देते, उनको बाकायदा तौर पर उनको ट्रीटमेंट करते। अगर कोई डूब जाता है या कोई जख्मी हो जाता है उस दौरान तो उसको रेस्क्यू करने में जब रेस्क्यू टीमें बाहर निकालती तो महकमा हेल्थ का अमला जो उसी वक्त उसको अद्वियात देता, उसको ट्रीटमेंट करता। उसका होना तो यही चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर गया है वहाँ अमले को नहीं आया वहाँ। इस वाले से बड़ी चुका देने वाली सबसे पहले तो आप जब आप बात करते हैं प्लानिंग की तो ये है हमारी प्लानिंग। कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी इनकी? हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया अदारों के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी करने वाला कोई है भी नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी होती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये अब हेल्थ के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि पिछले 4-5 सालों से जब से मैं सहाफ़त में हूँ मैंने हेल्थ के अंदर मसाइल ही मसाइल देखे हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अरबों रुपए का आपने बजट दिया, अरबों रुपए का आपने बजट खर्च कर दिया, ठीक है। आपने कहा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो इम्प्रूव किया, लेकिन आपका HR जो है वो अभी भी लो है। 45% आपके पास डॉक्टर्स की कमी है।
ये पंजाब की सूरत हाल है। 45%। 45% डॉक्टर्स की कमी है आपके पास। आपके पास डॉक्टर नहीं आना चाहता, सरकारी डॉक्टर नहीं, वो कहते हैं हम सरकार के साथ काम करना ही नहीं चाहते। ये सूरत हाल है। आपके पास नर्सेज की कमी है, आपके पास प्रोफेशनल जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, उनकी कमी है आपके पास। वो सिंपल, मैं आपको ये अपने से बात नहीं बता रहा, मैं ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी डॉक्टर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी ड्यूटियां इतनी लंबी लंबी लगा दी जाती हैं कि बात ड्यूटी लंबी की नहीं है। और साथ उनको उस हिसाब से मुआवजा मिलता नहीं, तक भी दिया जाता नहीं है। रीदा, बात ड्यूटी लंबी की नहीं है, बात है रूरल लॉ की। ऐसा ही है। हमारे यहाँ लॉ नहीं है, हमारे यहाँ कानून नहीं है, सख्ती नहीं है हमारे पास, हम इनको छूट दे देते हैं। सिंपल सी बात ये, अब किसी भी अब प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी और मुल्क के अंदर चले जाएं, आपको प्राइवेट क्लिनिक बहुत कम नज़र आएंगे। मासवाई मैंने यूके का मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे है, यूएसए में भी है, चाइना का मैंने एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे कोई प्राइवेट क्लिनिक नहीं है, डॉक्टर को इजाज़त नहीं है कि वो प्राइवेट क्लिनिक में जाए। हमारे यहाँ इसका मतलब ये है कि हमारी जो गवर्नेंस है वो वीक है। गवर्नेंस हमारी वीक इसलिए है कि हमारी गवर्नेंस जो है वो डिपेंडेंस है किसी और के। जब हमारी गवर्नेंस, हमारी हुकूमतें मजबूत होंगी, तब जाके हम ऐसे अदारों के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। जब ऊपर का निज़ाम आपका किसी और का मुनहसर हो, तो फिर आप अदारों के अंदर बेहतरी नहीं ला सकते। सिंपल सी बात है, आप कानून के ऊपर अमल दरामद ही नहीं करवा सकते। तो ये सूरत हाल है। अब देखें कि सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए जो डॉक्टर्स हैं, ये ठेकेदार जिनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, सबसे पहले कानूनी पेचीदगी इसमें ये आएगी कि इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात तो लिखी नहीं हुई कि लिखी नहीं हुई, शिकी मौजूद नहीं है उसके अंदर। पर मैं इसके ऊपर अब क्या इसके ऊपर बहस करूं? तो आइंदा से क्या इनके खिलाफ कार्रवाई, हमारे जो पॉलिसी, कार्रवाई भी नहीं हो सकती। मैंने आपको सिंपल एक बात बता दी, अगर आप समझ जाएं कि हम हमारी हुकूमतें किसी और के डॉक्टर की ड्यूटी तो लगाई जा सकती है ना, उसमें अगर शिक मौजूद नहीं है तो डॉक्टर एक नसीहाई जो पेशा है, इसमें शिक जरूरी नहीं है कि वो नसीह पेशा, इसकी काम डॉक्टर का काम ही है इंसानियत की खिदमत करना, इसके अंदर शिक जरूरी नहीं है। जो मौजूद है उनको तो यूज करें ना, शिक हो या ना हो इसका मैटर नहीं करता। अब बीएचयू के ऊपर आप खोकर साहब अरबों रुपए का बजट लगा रहे हैं इस टाइम। आपने हर बीएचयू का नाम तब्दील करके किसके नाम पे रखा है? वज़ीर आला पंजाब के नाम पे। अब उसके बावजूद अब वहाँ पर अगर ये सहूलियात हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, मैं तो कुछ नहीं इसके ऊपर कह सकता। हमारे यहाँ पॉलिसी साजी में बहुत ज़्यादा फ़ाल है, बहुत ज़्यादा गैप है। मैं एक थ्योरी है डिपेंडेंसी थ्योरी, वो ये कहती है कि जब आप किसी के ऊपर मुनहसर होंगे आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि सब एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। अगर रीदा का घर, रीदा का बजट या खोकर साहब का बजट किसी और के बजट से मुनहसर है तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपको डिपेंडेंसी से निकलना पड़ेगा। ये एक जर्मन स्कॉलर है, उसकी थ्योरी है। तो हमारा मुल्क जो है वो सदियों से इसी थ्योरी पे काम कर रहा है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हमें चला रहा है IMF, हमें चला रहा है वर्ल्ड बैंक, हमें चला रहा है कोई और, तो हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? लेकिन जो अवाम के टैक्स हैं उनका तो सही इस्तेमाल, जो हमारे पास मसाइल हैं, जो हमारे पास फंड्स हैं, अवाम को क्या समझते हैं? अवाम को वो तो अवाम पे खर्च किया जाए। ये अवाम की बात आप करते हैं, ये जो बड़े बड़े ऐवानों में बैठे ये अवाम को कुछ नहीं समझते, उनके लिए ये कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए ये कीड़े मकोड़े हैं, उनको कुछ कोई कुछ नहीं समझता। ये हम सिर्फ गुफ्तगू करते रह जाएंगे, अदरवाइज उनके ऊपर कुछ नहीं। हमें इस वक्त हमें जो करना है, हमें करना ये कि इनकी इस्लाह करें कि खुदारा अपनी पॉलिसी को मजबूत करें। जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, एक्सपर्ट लोग जो किसी शोबे को जानते हैं, आप उनको इन्वॉल्व करें पॉलिसी के अंदर। ये नहीं है कि किसी ऐरे गैरे को उठा के या किसी प्राइवेट कंसल्टेंसी, और कंसल्टेंसी भी ऐसी कंपनी जिसमें ब्यूरोक्रेट खुद मुलव्वस होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपनी प्राइवेट कंपनियां बना के वहाँ पे लोग रखे होते हैं। और हाँ भी ये प्रोजेक्ट है, इसकी कंसल्टेंसी करवा लो जी। भाई आप एक प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सिंपल सी बात है। अब उसको क्या ज़रूरत है कि आप कंसल्टेंसी किसी प्राइवेट कंपनी से करवाएं? आपके डिपार्टमेंट का नाम ही प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, आपके अब क्यों नहीं कंसल्टेंट वहाँ पे भर्ती करते? अब कल की हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनकी कल की आप ट्वीट पढ़ लें, बस आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्या ही कह सकते हैं। यहाँ पे हेडलाइंस का वक्त, और कैसे खोकर हमारे साथ है। थैंक यू फॉर योर टाइम। हेडलाइंस के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।